हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया? सब बढ़िया ही होना चाहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अरस्टू, क्योंकि इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम प्लेटो ख़त्म कर चुके हैं और आज की क्लास होता है अरस्तू के बारे में। तो आज अरस्तू के बारे में हम जानते हैं कि अरस्तू क्या कहता है, आखिर उसका आइडिया क्या था, आखिर वो विचारक कैसे बनता है। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अरस्तू के बारे में। चलिए बात करते हैं अरस्तू के बारे में। तो ये एक चीज आप लोग को बता देते हैं कि ये जो अरस्तु था, ये जो अरस्तु था, अरस्तु से पहले कौन था? प्लेटो। और प्लेटो से पहले कौन था? सुकरात। ये जो होता है ये क्या है? सुकरात। इसके बाद आता है प्लेटो। इसके बाद आता है प्लेटो। इसके बाद आता है अरस्तु। इसके बाद आता है अरस्तु। इसके बाद क्या आता है? सिकंदर। इसके बाद क्या आता है? सिकंदर। ठीक। चीजें क्लियर है? ये क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब ये जो सुकरात था, ये किसका गुरु है? तो ये प्लेटो का गुरु है। ये किसका गुरु है? तो ये प्लेटो का गुरु है। और चेला कौन हो गया? प्लेटो। प्लेटो का फिर चेला कौन हो गया? अरस्तु। और अरस्तु का चेला कौन हो गया? सिकंदर। और सिकंदर का गुरु कौन हो गया? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन हो गया? तो प्लेटो। और प्लेटो का गुरु सुकरात। ये क्रम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का सवाल हर बार हर बार एग्जाम में लगभग आ ही जाता है कि सुकरात का शिष्य का नाम क्या था? तो प्लेटो। सुकरात के शिष्य का नाम क्या था? तो प्लेटो। सुक- सुकरात के शिष्य ये शिष्य का नाम क्या था? प्लेटो। क्या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पढ़ना है ये इसी के बारे में, प्लेटो के बारे में हो गया है, अरस्तु के बारे में पढ़ना है। और अरस्तु का और ये प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन था? तो सिकंदर। ठीक है। और प्लेटो का गुरु कौन था? ये सुकरात। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो ये इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है। कहता है कि प्लेटो का शिष्य कौन था? तो अरस्तु। और हम लोग आज अरस्तु के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अब थोड़ा हम बैग के बारे में जानकारी आप लोगों को देते हैं कि ये जो प्लेटो था, ये जो प्लेटो था, ये जो प्लेटो था, इसने क्या किया? इसने क्या किया? तो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए रिपब्लिक नामक बुक का एस्टेब्लिश करता है। किस बुक का? तो रिपब्लिक। रिपब्लिक। ठीक है। रिपब्लिक नामक बुक का क्या करता? स्थापना करता। और रिपब्लिक नामक बुक में बताता है कि आदर्श राज्य क्या होनी चाहिए, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो रिपब्लिक में क्या करता है? किसका चर्चा करता है? तो आदर्श राज्य का। किसका चर्चा करता है? तो आदर्श राज्य का, आइडियल स्टेट का। किसका चर्चा करता है? तो आदर्श राज्य का। आदर्श राज्य का चर्चा करता है। आदर्श राज्य का चर्चा करता है। आदर्श राज्य का क्या करता है? तो चर्चा करता है। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रिपब्लिक का स्थापना कब हुआ था। रिपब्लिक जो बुक है ये क्या है बाबू? तो ये बुक है। ये क्या है? तो ये बुक है। रिपब्लिक जो बुक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना होता है 380 ईसा पूर्व में। इसका स्थापना कब होता है? तो 380 ईसा पूर्व में। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? चीज़ें क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी और हम लोग क्या बताए थे कि प्लेटो क्या किया था? एकेडमिक खोला था। प्लेटो क्या किया था? एकेडमिक। प्लेटो क्या किया था? एकेडमी का स्थापना किया था। प्लेटो क्या किया? तो एकेडमी का स्थापना किया। प्लेटो क्या किया? तो एकेडमी का स्थापना किया। कब? कब स्थापना किया? तो 386 ईसा पूर्व में। कब 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 किया? तो 386 ईसा पूर्व में। चीज़ें क्लियर है? और ये जो एकेडमिक था, इसमें प्रवेश करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी था? इसमें प्रवेश करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी था? तो गणित का। कौन सा सब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी था? तो गणित का। किस सब्जेक्ट का? तो गणित का। किस सब्जेक्ट का होना जरूरी था? तो गणित का। स्पष्ट है?
किस सब्जेक्ट का होना जरूरी था? तो गणित का। अब ये जो गणित था, अगर गणित का जानकारी नहीं रहेगा तो क्या होगा? एकेडमी में प्रवेश नहीं करेगा। अगर गणित का जानकारी नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो एकेडमी में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस समय गणित इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था कि आपको गणित की शिक्षा अनिवार्य हो गया था। गणित की शिक्षा आपको लेना ही पड़ेगा। अगर गणित की जानकारी आपके पास नहीं है तो प्लेटो जो एकेडमिक नामक स्कूल खोला था, प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व में एकेडमिक नामक का जो स्थापना किया था, उसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसके स्कूल में आप नहीं जा सकते हैं। उसके स्कूल में आपको जाना है तो मैथ आपका होना बहुत ही अच्छा है। मैथ का होना बहुत ही ज़रूरी था। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ये जो 386 ईसा पूर्व था, इसमें क्या था? गणित का होना क्या था? ज़रूरी था। अगर आपके पास गणित का नॉलेज है, अगर आपके पास गणित का नॉलेज है, तो आप क्या कीजिएगा? एकेडमी में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास गणित का नॉलेज है, मतलब मैथ की जानकारी है, मतलब मैथ की जानकारी है, मैथ की जानकारी है, मैथ की जानकारी है, तो एकेडमी में प्रवेश होगा। तो एकेडमी में क्या होगा? प्रवेश होगा। प्रवेश कहाँ होगा? तो एकेडमी में। चीज़ें समझ में आ रही है? चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यही एकेडमी में प्रवेश करने के लिए अरस्तु आता है। यही एकेडमी में प्रवेश करने के लिए क्या आता है? तो अरस्तु आता है। यही एकेडमी में प्रवेश करने के लिए क्या आता है? तो अरस्तु आता है। यही एकेडमी में प्रवेश करने के लिए क्या क्या आता है? तो एकेडमी आता है, अरस्तु आता है। ठीक ना? तो अरस्तु जो था, ये एकेडमी में प्रवेश कब करता है? 386 ईसा पूर्व में ही प्रवेश करता है। 386 ईसा पूर्व में प्रवेश करता है। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? चीज़ें क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? तो एकेडमी का जो स्थापना हुआ था 386 ईसा पूर्व में, तो उसमें क्या था? गणित की शिक्षा होना बहुत ही जरूरी थी। किसके? तो गणित का शिक्षा होना क्या था? बहुत ही जरूरी था। गणित का शिक्षा होना क्या था? बहुत ही जरूरी था। तो ये जो अरस्तु नामक व्यक्ति था, ये क्या था? प्लेटो का शिष्य था। ये जो अरस्तु नामक जो व्यक्ति था, ये क्या था? प्लेटो का शिष्य था। ये जो अरस्तु नामक व्यक्ति था, ये क्या था? प्लेटो का क्या था? शिष्य था। ठीक ना? यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब देखिए, अरस्तु का गुरु कौन हो गया? प्लेटो। अरस्तु का गुरु कौन हो गया? अरस्तु का गुरु कौन हो गया? तो प्लेटो। अब देखिए, यहाँ चीजें स्पष्ट होती है कि अरस्तु का जो गुरु था वो क्या था? प्लेटो। क्या नाम है? तो प्लेटो। और ये क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी स्टेट की एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि प्लेटो का गुरु कौन है? तो सुकरात। सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन है? तो सिकंदर। चीजें क्लियर है यहाँ तक? चीजें क्लियर है? तो इसी में एक ज़्यादा फेवरेट स्टूडेंट होता है। कौन? अरस्तु। अरस्तु क्या होता है? तो फेवरेट स्टूडेंट होता है। किसका? प्लेटो का। प्लेटो का क्या होता है? तो फेवरेट स्टूडेंट होता है। चलिए ये थोड़े हम मिटाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो अरस्तु क्या होता है? तो फेवरेट स्टूडेंट होता है। किसका? प्लेटो का। प्लेटो का क्या होता है? तो फेवरेट स्टूडेंट होता है। ठीक है? ये देखिए, प्लेटो, ये क्या होता है? तो अरस्तु है। अरस्तु क्या होता है? तो ये प्लेटो का क्या होता है? फेवरेट स्टूडेंट होता है। अब देखिए चीजें यहाँ पे, ये जो अरस्तु नामक व्यक्ति था वो क्या करता है कि एकेडमी में प्रवेश करता है। ये जो अरस्तु नामक व्यक्ति था वो क्या करता है? तो एकेडमी में प्रवेश करता है। अरस्तु नामक जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? तो एकेडमी में प्रवेश करता है। किसके एकेडमी में? किसके एकेडमी में प्रवेश करता है? तो ये जो प्लेटो नामक जो व्यक्ति था, इसने क्या किया? 386 ईसा पूर्व में एकेडमी की स्थापना करता है। 386 ईसा पूर्व में क्या करता है? तो एकेडमी का स्थापना करता है। 386 ईसा पूर्व में क्या करता है? तो एकेडमी का स्थापना करता है। 386 ईसा पूर्व में क्या करता है? तो एकेडमी का स्थापना करता है। और अरस्तु क्या करता है? अरस्तु प्लेटो के स्कूल में प्रवेश करता है। कब? 386 ईसा पूर्व में। और क्या करता है? एकेडमी में एडमिशन लेता है। एकेडमी में क्या करता है? तो एडमिशन। एकेडमी में क्या किया? तो एडमिशन ले लिया। एकेडमी में क्या किया? तो एडमिशन ले लिया। ठीक है? अब ये जो धीरे धीरे प्लेटो क्या किया? धीरे धीरे प्लेटो, अरस्तु क्या हुआ? दोनों एक गुरु चेला का जो होता है, वो क्या हुआ? वो उभर कर सामने आने लगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि प्लेटो का जो था, प्लेटो का ये फेवरेट शिष्य, प्लेटो का फेवरेट शिष्य कौन हो गया? अरस्तु। प्लेटो का फेवरेट शिष्य कौन हो गया? तो अरस्तु। अरस्तु। ठीक ना? कौन हो गया? तो अरस्तु। अरस्तु। कौन हो गया? तो अरस्तु हो गया। ठीक ना? चीजें क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, तो अरस्तु क्या करता है कि इसके एकेडमी में क्या करता है? प्रवेश करता है 386 ईसा पूर्व में। अब प्लेटो को लगता है
कि ये जो अरस्तु नामक व्यक्ति है, प्लेटो को लगता है कि ये जो अरस्तु नामक व्यक्ति है उसमें गहन अध्ययन करने की शक्ति है। आखिर अरस्तु नामक जो व्यक्ति था वो क्या था? बहुत ही ये जो अरस्तु नामक जो व्यक्ति था, ये जो अरस्तु नामक व्यक्ति था वो क्या कि एकेडमी में प्रवेश करता है और प्लेटो को लगता है कि अरस्तु नामक जो व्यक्ति है, अरस्तु नामक जो स्टूडेंट है, अरस्तु नामक जो व्यक्ति है वो क्या है, उसमें सोचने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा है, गहन अध्ययन क्षमता क्या था उसमें ज़्यादा था। तो धीरे धीरे अरस्तु क्या करता है, प्लेटो का फेवरेट शिष्य बन जाता है, ठीक ना। धीरे धीरे अरस्तु क्या करता है, तो प्लेटो का फेवरेट शिष्य बन जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि प्लेटो का गुरु का नाम क्या था, तो सुकरात। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, प्लेटो। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु। तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा, ये जो क्रम हम लिखे हैं ये क्रम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर आएगा, यहाँ से 1 नंबर जरूर आएगा, 1 मार्क्स, ठीक ना, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ें यहाँ तक। चलिए अब आते हैं अरस्तु पे, अब आते हैं अरस्तु, अब आते हैं क्या, तो अरस्तु, अब आते हैं अरस्तु। अब किस पे आते हैं, तो अरस्तु पे। चीज़ें क्लियर? अब देखिए मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो प्लेटो है, प्लेटो का जन्म कब हुआ था बाबू, 428, 428। अब मरा कब, 347 ईसा पूर्व में, यानी इसका काल कब से कब तक था, 428 से लेकर 347 तक। उसी प्रकार इसका भी काल कब से कब तक था, बताइए आप लोग। उसी प्रकार अरस्तु का काल कब से कब तक था, बताइए। अब देखिए ये जो अरस्तु नामक जो व्यक्ति है, ये जो अरस्तु नामक व्यक्ति है वो कहता है कि ये जो अरस्तु नामक व्यक्ति है इसका जन्म होता है मकदूनिया में, इसका जन्म होता है मकदूनिया में। और इसका जन्म होता है मकदूनिया में, कब होता है, इसका जन्म मकदूनिया में होता है, कब होता है, तो 384 ईसा पूर्व में, 384 ईसा पूर्व में। कब होता है, तो 384 ईसा पूर्व में, तो 384 ईसा पूर्व में, ठीक है। 384 ईसा पूर्व में, 384 से लेकर कब से कब तक, तो 322, 322 ईसा पूर्व। जन्म कहाँ होता है, मकदूनिया में। मकदूनिया एक जगह का नाम है, मकदूनिया एक जगह का नाम है, ठीक ना। वहीं पे क्या होता है, जन्म होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका जानकारी ले लेते हैं, जन्म कहाँ होता है, तो मकदूनिया। और आप लोग कमेंट कीजिए कि मकदूनिया कहाँ है, आप लोग कमेंट कीजिए कि मकदूनिया कहाँ है, ठीक ना। आप लोग कमेंट कीजिए कि मकदूनिया कहाँ है, जन्म कहाँ होता है, तो मकदूनिया में। जन्म कहाँ होता है, तो मकदूनिया में। जन्म कहाँ होता है, तो मकदूनिया में, ठीक है। कब होता है, तो 384 ईसा पूर्व में। और मरता कब है, तो 322 ईसा पूर्व में। आप लोग क्या कीजिएगा, ये काल याद रखिएगा, ये काल याद रखिएगा आप लोग। जिस प्रकार प्लेटो का जन्म 428 में होता है, कहाँ होता है, एथेंस में। और मरा कब, 347 में। उसी प्रकार इसका जन्म 384 में होता है और इसकी मृत्यु होती है 322 ईसा पूर्व में। चीज़ें क्लियर है, ठीक है। ये जो मकदूनिया है, ये जो मकदूनिया है, मकदूनिया में एक जगह का नाम है अष्टेगिरा। मकदूनिया में एक जगह का नाम क्या है, तो अष्टेगिरा। मकदूनिया में एक जगह का नाम है क्या, तो अष्टेगिरा, अष्टेगिरा। मकदूनिया में एक जगह का नाम क्या है, तो अष्टेगिरा। यहीं पे क्या होता है, इसका जन्म होता है। यहीं पे क्या होता है, तो इसका जन्म होता है। यहीं पे क्या होता है, तो इसका जन्म होता है। किसका, यहीं पे ये कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। यहीं पे क्या होता है, इसका जन्म होता है। किसका, अरस्तु का। किसका, तो अरस्तु का। कहाँ पे जन्म होता है, तो अष्टेगिरा में। अष्टेगिरा में जो कहाँ होता है, मकदूनिया। अब मकदूनिया बताइए कि अभी के समय में कौन सा देश में है, कौन सा देश के पास मकदूनिया नामक जगह है, ये बताइए आप लोग कमेंट कीजिए तो। और इसका जन्म जन्म होता है 384 ईसा पूर्व में और मृत्यु होता है कब, 322 ईसा पूर्व में, ठीक। इसका बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं।
अब देखिए, इसका जो मृत्यु होता है, इसका जो मृत्यु होता है, इसका जो मृत्यु होता है, वो मृत्यु होता है केल्सिस नामक जगह पे। उसका जो मृत्यु होता है वो होता है केल्सिस नामक जगह पे। केल्सिस नामक जगह पे क्या होता है, इसका मृत्यु होता है। केल्सिस नामक जगह पे क्या होता है, तो इसका मृत्यु होता है। केल्सिस नामक जगह पे क्या होता है, तो इसका मृत्यु होता है। चीज़ें क्लियर है? चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए कि 384 ईसा पूर्व में कहाँ पे, यानी किस जगह पे अरस्तु का जन्म होता है, और 322 ईसा पूर्व में किस स्थान पे अरस्तु का मृत्यु होता है। चीज़ें क्लियर है? अब देखिए, ये बेसिक जानकारी है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अरस्तु का गुरु कौन था? अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। प्लेटो क्या है, ये आ रहा है ना? हाँ ठीक है। प्लेटो क्या था? अरस्तु का गुरु था। प्लेटो क्या था? तो अरस्तु का क्या था? गुरु था। अरस्तु का गुरु। प्लेटो क्या था? तो अरस्तु का गुरु था। प्ले प्लेटो क्या था? तो अरस्तु का गुरु था। प्लेटो क्या था? अरस्तु का गुरु था। चीज़ें क्लियर है? चीज़ें क्लियर है? प्लेटो क्या था? अरस्तु का गुरु था। अब देखिए, जिस प्रकार प्लेटो ने एकेडमिक नामक स्थापना किया था, एकेडमी का स्थापना किया था, उसी प्रकार अरस्तु ने भी एक स्कूल की स्थापना करता है, जिस स्कूल का नाम होता है लिसियस। जिस स्कूल का नाम होता है क्या? लिसियस। तो स्कूल की स्थापना, स्कूल ऐसे ही होता है ना, स्कूल या ऐसे होगा? और देख लीजिएगा आप लोग, ऐसे नहीं नहीं, ये इस प्रकार स्कूल की स्थापना, स्थापना नाम क्या था? लिसियस। नाम क्या था? लिसियस। नाम क्या था? लिसियस। नाम क्या था? लिसियस। जिस प्रकार प्लेटो ने एकेडमी की स्थापना करता है, कब? एकेडमी का स्थापना कब करता है? तो एकेडमिक, एकेडमिक एकेडमी का स्थापना कब करता है? तो 386 में। 386 में एकेडमी का स्थापना कब करता है? तो 386 ईसा पूर्व में, ठीक है। और एकेडमी का स्थापना क्या था? ये एकेडमी का स्थापना में किस सब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी था? तो गणित का। किस सब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी था? गणित का। ये याद रखिएगा, गणित का। उसी प्रकार अरस्तु ने भी क्या किया था? लिसियस नामक एकेडमी का स्थापना किया था। कौन सा? तो लिसियस। इसको क्या कहा जाता? तो लिसियस। और आप लोग कमेंट कीजिए कि लिसियस का स्थापना कब हुआ था। आप लोग कमेंट कीजिए कि लिसियस का स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना होता है 395 ईसा पूर्व में। 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 चीज़ें क्लियर है? अब प्लेटो एकेडमी का स्थापना कब किया था? 386 ईसा पूर्व में। और लिसियस नामक का स्थापना अरस्तु जो किया था वो कब किया था? 395 ईसा पूर्व में। चीज़ें क्लियर है? चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब देखिए, अब अरस्तु के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके अध्ययन पद्धति के बारे में। इसके अध्ययन पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। अरस्तु का अध्ययन पद्धति क्या था? अरस्तु का अध्ययन पद्धति, अरस्तु का अध्ययन पद्धति, अरस्तु का अरस्तु का अध्ययन पद्धति, अरस्तु का अध्ययन, अरस्तु का अध्ययन पद्धति, अरस्तु का क्या था? अध्ययन पद्धति। अब आइए, अब पढ़ते हैं अरस्तु का अध्ययन पद्धति क्या था। अरस्तु का अध्ययन पद्धति क्या था? तो अरस्तु का अध्ययन पद्धति कहता है कि इसका जो अध्ययन पद्धति था वो क्या था? आगमनात्मक विधि। इसका जो अध्ययन अध्ययन पद्धति था वो क्या था? तो आगमनात्मक विधि। इसका अध्ययन पद्धति क्या था? तो आगमनात्मक विधि। इसका अध्ययन पद्धति क्या था? तो आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि। इसका अध्ययन पद्धति क्या था? आगमनात्मक विधि। और प्लेटो का क्या था? प्लेटो का क्या था? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। प्लेटो का क्या था? निम्नात्मक विधि। तुलना करते जाइएगा, तुलना करते जाइएगा, ताकि ताकि आपको समझने में आसानी हो सके,
ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ये क्या था, प्लेटो का क्या था, निगमनात्मक विधि। प्लेटो का क्या था, निगमनात्मक विधि। प्लेटो का क्या था, तो निगमनात्मक विधि। और आप लोग कमेंट कीजिए कि निगमनात्मक विधि क्या होता है और आगमनात्मक विधि क्या होता है। तो चलिए बताते हैं। ये जो आगमनात्मक विधि था, ये जो आगमनात्मक विधि था, वो क्या था, विशिष्ट से समान की ओर। इसका मतलब होता है विशिष्ट से समान की ओर, विशिष्ट। इसका मतलब होता है विशिष्ट से समान की ओर, 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 विशिष्ट से समान की ओर। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है यहाँ तक, विशिष्ट से समान की ओर। और निगमनात्मक विधि का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्या, समान से विशिष्ट की ओर। इसका मतलब होता है समान से, इसका मतलब होता है समान टू विशिष्ट, समान टू विशिष्ट, यानी समान से विशिष्ट की ओर, समान से विशिष्ट की ओर, समान से विशिष्ट की ओर। ठीक ना, क्वेश्चन आएगा इस बार भी। स्टेट पेपर 2 का क्वेश्चन था कि आगमनात्मक का मतलब क्या होता है। आगमनात्मक, आगमनात्मक का मतलब क्या होता है, तो विशिष्ट से समान की ओर जाना आगमनात्मक विधि कहलाता है। विशिष्ट से समान की ओर जाना आगमनात्मक विधि कहलाता है। विशिष्ट से समान की ओर जाना क्या कहलाता, तो आगमनात्मक विधि। विशिष्ट से समान की ओर जाना क्या कहलाता, तो आगमनात्मक विधि। और निगमनात्मक विधि किसको कहते हैं, तो समान से विशिष्ट की ओर जाना, समान से विशिष्ट की ओर जाना क्या कहलाता है, तो निगमनात्मक विधि। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। अब देखो, आगमनात्मक का मतलब होता है कि किसी भी चीज को करने से पहले उसके बारे में कल्पना करना। जैसे बीज बोने से पहले पौधे की कल्पना करना, प्यार होने से पहले उस लड़की की कल्पना करना, तो इसे ही कहते हैं क्या, आगमनात्मक विधि। आपको प्यार नहीं हुआ है, लेकिन आप उस लड़की के बारे में, उसकी फीलिंग के बारे में आप कल्पना करने लगे, वाह क्या लड़की है। तो उसी प्रकार अरस्तु कहता है कि ये आगमनात्मक विधि पे क्या कहता है, बल देता है। ये क्या करता है, तो आगमनात्मक विधि पे बल देता है। मतलब बीज से पहले, बीज, बीज से पहले, बीज से पहले, बीज से पहले वृक्ष की कल्पना करना, बीज से पहले वृक्ष की कल्पना करना, वृक्ष की कल्पना करना, कल्पना करना, वृक्ष की कल्पना करना। चीजें स्पष्ट है, चीजें क्लियर है। मोहब्बत होने से पहले उस लड़की की कल्पना करना, मोहब्बत होने से पहले उस लड़की की कल्पना करना, मोहब्बत होने से पहले, मोहब्बत होने से पहले, होने से पहले उस लड़की की कल्पना करना, उस लड़की की, उस लड़की की कल्पना करना, कल्पना करना क्या है, आगमनात्मक विधि है। अब समझ में आया कि हम क्या किए, हम बीज भी नहीं बोए हैं और हम पौधे की कल्पना करने लगे। हम प्यार भी नहीं किए हैं, लेकिन उस लड़की की फीलिंग की कल्पना करने लगे, वाह क्या उसकी फीलिंग है। ये हम नहीं, ये अरस्तु कहता है। अरस्तु कहता है आगमनात्मक विधि पे क्या कहता है, बल देता है। लेकिन वही प्लेटो, प्लेटो क्या करता है, प्लेटो निगमनात्मक विधि पे बल देता है। कहने का मतलब हुआ कि जो अरस्तु था वो राज पे अधिक बल देता है। वो कहता है कि जो राज है वो व्यक्ति से पहले है, यानी व्यक्ति का पूर्वगामी क्या है, राज है। व्यक्ति से पहले राज की कल्पना करता है और कहता है कि राज में ही क्या है, व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। राज में ही क्या है, तो व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। लेकिन प्लेटो क्या किया था, प्लेटो क्या किया था, पहले व्यक्ति की कल्पना करता है, व्यक्ति पे बल देता है, उसका आदर्श राज, आइडियल स्टेट के बारे में सोचता है। और आइडियल स्टेट, आइडियल स्टेट के लिए उसने क्या किया था, एजुकेशन का सिस्टम लाया। और उसने कहा कि जिसके पास ज्यादा एजुकेशन होगा वो क्या बनेगा, दार्शनिक राजा बनेगा। लेकिन अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु ऐसी बात नहीं करता है। ये कॉमन सी बात करता है, समान सी बात करता है। ये कहता है कि व्यक्ति को ना अधिक लचीला होना चाहिए और ना अधिक, क्या कहते हैं उसको, हार्ड होना चाहिए। व्यक्ति को समान होना चाहिए, व्यक्ति को समान होना चाहिए, ना अधिक लचीला होना चाहिए और ना हार्ड होना चाहिए। व्यक्ति को क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वो बीच की रास्ता अपनाता है। अरस्तु जो है वो क्या कहता है, बीच का रास्ता अपनाता है। अब देखिए अरस्तु क्या करता है, तो वो बीच की रास्ता अपनाता है। लेकिन प्लेटो क्या कहता, प्लेटो क्या कहता, आदर्श राज की स्थापना के लिए, आदर्श राज की स्थापना के लिए प्लेटो क्या किया,
एजुकेशन सिस्टम को लाता है। प्लेटो क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को लाया। और एजुकेशन सिस्टम उसका क्या था, बटा हुआ था क्रम से। जो पहला एग्जाम पास करेगा वो क्या करेगा, सेकंड एग्जाम में बैठेगा। जो सेकंड एग्जाम पास करेगा वो क्या करेगा, थर्ड एग्जाम में पास बैठेगा। जो थर्ड एग्जाम पास करेगा वो क्या होगा, 15 वर्ष के लिए दार्शनिक राजा का शिक्षा दिया जाएगा। और उसमें से जो 50 वर्ष की आयु में पास करेगा वो क्या करेगा, वो दार्शनिक राजा बनेगा, विवेकशील राजा बनेगा, गुणवान होगा, नैतिकवान होगा। क्यों, क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान है। लेकिन वहीं प्लेटो, वहीं अरस्तु क्या करता है, ये सामान्य की बात करता है। बोलता कि नहीं, जो राजा होगा वो उतना होना चाहिए जितना में काम चल सके, वो उतना होना चाहिए जितना में काम चल सके। इसलिए ये मध्यम मार्ग को अपनाता है। इसीलिए ये क्या करता है, तो मध्यम मार्ग को अपनाता है, बीच की रास्ता को अपनाता है, समानुपातिक। चीजें अब समझ में आ रही है आप लोग को, चीजें अब क्लियर है। या तो कोई दिक्कत, आप लोग को दिक्कत है तो बताइए। तो ये मेरा खुला हुआ है, गर्मी टाइप का थोड़ा लग रहा है। तो समान से विशिष्ट, चीजें क्लियर है यहाँ तक। क्या किसी को दिक्कत, क्या है, कल क्या है, कल क्या है, हम भी थोड़ा जाने। कौन मैसेज कर रहा है भाई, कल क्या है। अच्छा कल 7 तारीख है, तो क्या कहना चाहते हैं, कल रोज डे है। ओह, तो आप लोग भी जाइएगा थोड़ा अच्छे से। देखिए इसमें भी क्या है, यहाँ भी देखिए अरस्तु आ गया। अब कल रोज डे है, कल क्या है, रोज डे। यहाँ भी क्या, अब देखिए 1 मिनट। अब देखिए यहाँ भी क्या है, कल रोज डे है, मान के चलिए कि कल रोज डे है, 7 तारीख कल है, कल रोज डे है। अब अरस्तु को यहाँ से भी देखिए कि अरस्तु क्या करता, अरस्तु का क्या विचार था कि बीज बोने से पहले पौधे की कल्पना करना। बीज बोने से पहले पौधे की क्या करना, कल्पना करना। अब मान के चलिए कि कल रोज डे है, आप लोग क्या कीजिएगा, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को रोज दीजिएगा, गुलाब का फूल जो होता है वो दीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लड़की या लड़का क्या करेगा कि पहले से ही फीलिंग जगा के रखा है, ओह कल रोज डे है, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ जाएंगे घूमने के लिए, वहाँ जाएंगे घूमने के लिए, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन क्या है, कल्पना तो कर रहे हैं ना। यही चीज अरस्तु किया था, यही चीज अरस्तु किया था कि बीज बोने से पहले वो पौधे की कल्पना कर दिया था, मोहब्बत होने से पहले वो लड़की की कल्पना कर दिया था। ओह क्या फीलिंग है। अब समझे बात को, अब समझे कि आगमनात्मक विधि क्या है और निगमनात्मक विधि क्या है। चीजें यहाँ तक क्लियर है, चीजें क्लियर हैं। अब आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, अब आते हैं विश्लेषणात्मक पद्धति। अब पहले अरस्तु के विश्लेषणात्मक पद्धति पढ़ते हैं। विश्लेषणात्मक, विश्लेष विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक पद्धति नहीं। अब आइए, विश्लेषणात्मक पद्धति। विश्लेषणात्मक पद्धति क्या है, विश्लेषणात्मक पद्धति क्या है, अब आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब ये विश्लेषणात्मक पद्धति क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें कहता है कि किसी विषय वस्तु के निर्माणकारी अंगों को अलग करके उसका अलग से अध्ययन करना। मतलब नहीं समझे, देखिए कहता है कि किसी किसी विषय वस्तु के, किसी विषय वस्तु के, कहता है कि किसी विषय वस्तु के निर्माणकारी, किसी विषय वस्तु के निर्माणकारी अंगों को, अंगों को अंगों को किसी विषय वस्तु के निर्माणकारी अंगों को अलग करने
अलग करके अलग करके उसका अध्ययन करना। लिख लीजिए आप लोग, इसीलिए लिख रहे हैं कि आप लोग सामने में लिखा हुआ रहेगा तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होगी। उसका अलग करके उसका अध्ययन करना, क्या करना तो उसका अध्ययन करना, उसका अध्ययन, उसका अध्ययन करना। ठीक। अब देखिए विश्लेषणात्मक पद्धति क्या है। कहता है कि किसी विषय वस्तु के निर्माणकारी अंगों को अलग करके उसका अध्ययन करना। मतलब ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को, अब मान के चलिए कि अरस्तु क्या कहता है, पॉलिटिक्स की बात करता है। अरस्तु की प्रमुख रचना क्या था, पॉलिटिक्स। अब इसका हम उदाहरण लेते हैं। अरस्तु की प्रमुख रचना, प्रमुख रचना, प्रमुख रचना क्या है, प्रमुख रचना क्या है तो प्रमुख रचना क्या है तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। इसमें इसमें अरस्तु कहता है कि ये जो पॉलिटिक्स नामक जो बुक है, पॉलिटिक्स नामक जो बुक है, इसमें मनुष्य को सामाजिक और राजनीतिक बताता है। इसमें मनुष्य को सामाजिक और राजनीतिक बताता है। ठीक ना, सामाजिक और राजनीतिक बताता है, सामाजिक प्लस राजनीतिक बताता है। कहता है कि मनुष्य क्या सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, पॉलिटिक्स नामक बुक में। ठीक ना, और आप लोग कमेंट कीजिए कि पॉलिटिक्स नामक बुक की स्थापना कब हुआ था। और ये अरस्तु का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, और यहाँ भी आप लोग का क्या हो गया था, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स। ये याद रखिएगा, ये आप लोग याद रखिएगा कि पॉलिटिक्स नामक बुक किसकी है तो अरस्तु का। और प्लेटो का क्या था, रिपब्लिक था, रिपब्लिक था, स्टेटसमैन था, मीनो था, फीडो था, और क्या था, और क्या था, सिंपोजियम था, और क्या था, आप लोग बताइए, और क्या था। चलिए, तो प्रमुख रचना क्या होगा, प्रमुख रचना क्या होगा तो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या करता है तो सामाजिक और राजनीतिक बताता है। और पॉलिटिक्स में ही क्या करता है, राज्य के बारे में बताता है। कौन, अरस्तु। किसके बारे में बताता है तो राज्य के बारे में। किसके बारे में बताता है तो राज्य के बारे में। किसके बारे में तो स्टेट के बारे में, स्टेट के बारे में। ये कहता है कि राज्य को क्या है, समुद्र के किनारे होना चाहिए। अरस्तु कहता है कि राज्य समुद्र के किनारे होना चाहिए। राज्य को क्या होना चाहिए तो समुद्र के किनारे। स्टेट जो है, ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, इसको जो है ना, ये समुद्र के किनारे होना चाहिए। ये जो स्टेट है ये किसके किनारे होना चाहिए तो समुद्र के किनारे होना चाहिए। किसके किनारे तो समुद्र के किनारे होना चाहिए। चीज़ें समझिएगा, क्यों समुद्र के किनारे होना चाहिए भाई। समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे होना चाहिए, समुद्र के किनारे होना चाहिए। और क्या था, समुद्र के किनारे होना चाहिए, और क्या था, जनसंख्या ना अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए। जनसंख्या, जनसंख्या ना कम ना अधिक, ना कम ना अधिक, ना कम और ना अधिक होनी चाहिए। यह अरस्तु कहता है। अरस्तु का जो आदर्श राज था उसमें क्या बताता है कि अरस्तु का आदर्श राज कहता है कि हमारा जो राज्य होगा, हमारा जो देश होगा, ठीक ना, उस समय देश को ही राज कहा जाता था। अब आइए, हमारा जो राज्य होगा वो क्या होगा तो समुद्र के किनारे होगा। वो क्या होगा तो समुद्र के किनारे होगा। वो क्या होगा तो समुद्र के किनारे होगा। और जनसंख्या क्या होगा, ना कम होगा और ना अधिक होगा। लेकिन तुलना कीजिए, प्लेटो क्या किया था, प्लेटो क्या किया था, वो स्टेट के लिए कितना जनसंख्या, आदर्श राज्य के कितना कितना जनसंख्या तो 50 और 40, मतलब 5040 की जनसंख्या बताता है। कौन, प्लेटो। तुलना करके जब पढ़िएगा ना, तुलना करके जब पढ़िएगा तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होती है और याद रहती है लंबे समय तक। उतना दिन तक तो जरूर याद रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है? तो समुद्र के किनारे होना चाहिए, जनसंख्या ना कम होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये कहता है अरस्तु। और क्या कहता है, और क्या कहता है कि नागरिक का जो चरित्र है वो बुद्धिमान होना चाहिए। नागरिक का जो चरित्र है वो बुद्धिमान होना चाहिए। नागरिक का
चरित्र, नागरिक का चरित्र कैसी होनी चाहिए? तो बुद्धिमान, बुद्धिमान और क्या, नैतिक होना चाहिए। और क्या? तो नैतिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो नैतिक होना चाहिए। अब देखिए, ये जो समुद्र के किनारे की बात करता है अरस्तु, अरस्तु क्या करता है? तो समुद्र के किनारे की बात करता है। अरस्तु क्या करता है? समुद्र के किनारे की बात करता है। क्यों? अरस्तु को पता था। क्यों? क्यों पता था? क्योंकि अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। जब अरस्तु का गुरु प्लेटो था, प्लेटो के भली भांति ही अरस्तु क्या किया था? अपना अस्तित्व का निर्माण करा था, और कुछ कुछ बातों को खंडन भी किया प्लेटो के बारे में, और वहां पे रोका भी कि प्लेटो साहब यहाँ पे गलत है। अब आप लोग बताइए कि ये जो जनसंख्या है 50-40, अब बताइए कि अभी के दौर में क्या ये संभव है? अभी के दौर में क्या ये संभव है? अगर जिसके पास ये 50-40 की जनसंख्या नहीं है, क्या वो एक आइडियल स्टेट नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप लोग कमेंट कीजिए। तो प्लेटो क्या किया था? इसका खंडन किया था, इसका विरोध किया था, जिससे हम आलोचना करते हैं। तो अरस्तु क्या किया था? प्लेटो का आलोचना भी करता है समय समय पे, जगह जगह पे, कि प्लेटो साहब, हमारे गुरु साहब यहाँ पे गलत थे, यहाँ पे ये नहीं ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्लेटो क्या करता है? चाहिए पे बल देता है। वो कल्पना किया कि हमारा आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा कि प्लेटो ने किस पे बल देता है? तो चाहिए पे बल देता है। वो कल्पनावादी विचारक थे। कल्पना किया कि हमारा जो आदर्श राज होगा वो क्या होगा? 50-40 की जनसंख्या होगी, 50 वर्ष में राजा बनेगा। अब अभी के दौर में क्या है? 50 वर्ष में कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो क्या होगा उसका हालत भाई? कभी उसको प्रेम हो पाएगा? 50 वर्ष तक कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो क्या उसका प्रेम हो पाएगा? क्या कभी उसको प्रेम होगा जिंदगी में? बताइए। नहीं होगा। तो प्लेटो क्या है? यहाँ भी गलत है। प्लेटो यहाँ भी गलत है। क्यों? क्योंकि उसने बात करता है 0 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक जो स्टूडेंट पढ़ेगा, जो स्टूडेंट 50 वर्ष की आयु में सफल होगा, वही क्या बनेगा? दार्शनिक राजा बनेगा, नैतिक राजा बनेगा, गुणवान राजा बनेगा, विवेकशील राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि वो जो राजा जो पास करके गया है वहां पे, वो सभी एग्जाम को क्या किया? पास करके गया है, और अंत में क्या किया? राजा बना है। तो राजा के पास क्या होगा? सभी चीजों का क्या होगा? विचार होगा, कल्पना होगा सोचने का, कि आम पब्लिक क्या सोच पाती है, जो एक राजा को सोचना पड़ता है। तो प्लेटो ने उस दौर का कल्पना किया। तब प्लेटो कब का कल्पना किया? तो प्लेटो कल्पना करता है, क्या बताते हैं, 428 में जन्म हुआ था ना, 428 से लेकर 347 में, 347 में इस समय का प्लेटो था। तब प्लेटो क्या किया? अपने दौर के समय के बारे में बताया। लेकिन अभी के दौर में क्या ये संभव है? अब आप ही बताइए। ये 0 से लेकर 50 वर्ष, 50 वर्ष तक क्या करता है? पढ़ने का बात करता है। 50 वर्ष तक क्या करता है? तो पढ़ने का बात करता है। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन का बात करता है। अब बताइए कि ये संभव है अभी के समय में? ये संभव है? नहीं। अगर ये संभव होता तो फिर क्या होता है? इंसान को प्यार होता ही नहीं। इंसान को क्या होगा? तो प्यार होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पूरा कंसिस्टेंस कहाँ पे है? एजुकेशन पे। पूरा फोकस कहाँ पे? एजुकेशन पे। तो प्लेटो क्या होगा? यहाँ पे गलत होगा। क्या गलत है कि नहीं है? प्लेटो क्या होगा? यहाँ पे गलत होगा। इसीलिए गलत होगा क्योंकि वो 50 वर्ष की आयु तक शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। अब बताइए कि 50 वर्ष तक शिक्षा का बात करेगा, फिर शादी कब करेगा भाई? फिर शादी कब करेगा? फिर बच्चा कब पैदा करेगा? फिर बच्चा कब पैदा करेगा? बच्चा कब पैदा करेगा? फिर बच्चा का परवरिश कब करेगा? फिर बच्चा को पढ़ाना लिखाना भी है, फिर बच्चा को शादी भी करवाना है, और अंत में क्या है? स्वयं मर भी जाना है। तो बताइए कि इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ कि इसका मतलब कि इंसान 150 वर्ष जीता है, और नहीं तो कम से कम 120 वर्ष। इसीलिए ना, तब तो वो कल्पना किया है। अब चीजें समझ में आ रही है, तुलना करके पढ़िए तो चीजें ज्यादा स्पष्ट होगी। अब देखिए, समुद्र के किनारे की बात करता है। क्यों? तो अरस्तु कहता है कि राज्य को समुद्र के किनारे होना चाहिए। क्यों किनारे होना चाहिए? क्योंकि
कि पड़ोसी राज्य अगर अटैक करता है, अगर पड़ोसी अटैक करता है, तो वो सबसे पहले क्या होगा, समुद्र को पार करेगा। वो सबसे पहले क्या होगा, तो समुद्र को पार करेगा। वो सबसे पहले क्या करेगा, तो समुद्र को क्या होगा, ये पार करेगा। वो सबसे पहले क्या करेगा, तो समुद्र को पार करेगा। ठीक है, समुद्र को क्या करेगा, पार करेगा। तब तक क्या होगा, हम लोग क्या होंगे, अलर्ट हो जाएंगे। तब तक हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे, और फिर उसका सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। इसीलिए इसीलिए अरस्तु बात करता है कि राज को क्या होना चाहिए, तो समुद्र के किनारे होना चाहिए, पहाड़ के किनारे होना चाहिए, पहाड़ से घिरा हुआ होना चाहिए। वो कोटिल बात करता है मंडल सिद्धांत में, ठीक है। जनसंख्या ना कम ना अधिक होना चाहिए। अरस्तु कहता है कि जनसंख्या क्या, ना कम होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो कहीं निश्चित नहीं है ना कि जनसंख्या 50-40 ही होना चाहिए। हो सकता है उसके जगह पे 3 हो, 3,000 ही हो। लेकिन प्लेटो 50-40 मतलब 5,040 की बात करता है। लेकिन अभी के समय में बताइए कि गांव का जनसंख्या 5,040 होना चाहिए, और होता ही है। तो बताइए क्या एक गांव उस समय एक देश के बराबर था, एक राज्य के बराबर था, बताइए तो नहीं था। तो इसलिए क्या होगा, प्लेटो यहाँ पे गलत हो जाता है। अब चीजें समझ में आ रही है। चलिए अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, चलिए। प्लेटो कहता है कि जीवन के अध्ययन करने के लिए अरस्तु ने जीवन को 3 भागों में बांटा है। अरस्तु क्या किया है कि जीवन का अध्ययन करने के लिए इसको 3 भागों में बांटा है। अरस्तु ने अरस्तु ने अरस्तु ने अरस्तु ने जीवन का अध्ययन करने के लिए अरस्तु ने जीवन का अध्ययन अध्ययन करने के लिए अरस्तु ने जीवन का अध्ययन करने के लिए करने के लिए 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा। कौन कौन, 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटता है। कौन कौन, तो एक है आपका पौष्टिक, एक क्या है आपका, तो पौष्टिक, एक क्या है आपका, तो पौष्टिक। सेकेंड है आपका संवेदनशील, 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 और तीसरा है बौद्धिक। तीसरा क्या है, बौद्धिक। अब देखिए अरस्तु ने क्या कहता है, जीवन को 3 भागों में बांटता है। कौन कौन, एक पौष्टिक, ये कहता है कि जीवन का 3 भाग है। एक पौष्टिक का भाग है, एक क्या है, पौष्टिक का भाग है। सेकेंड क्या है, जीवन क्या है, संवेदनशील है। सेकेंड क्या है, तो जीवन क्या है, तो संवेदनशील है। और तीसरा क्या है, तो हमारा जो जीवन है वो क्या है, बौद्धिक है। हमारा जो जीवन है वो क्या है, तो बौद्धिक है। हमारा जो जीवन है वो क्या है, बौद्धिक है। हमारा जो जीवन है वो क्या है, तो बौद्धिक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि अरस्तु ने जीवन का अध्ययन करने के लिए कितने भागों में बांटा है। अरस्तु ने जीवन का अध्ययन करने के लिए कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में। कौन कौन, कौन कौन, पौष्टिक, पौष्टिक, संवेदनशील और बौद्धिक। पौष्टिक, संवेदनशील और बौद्धिक। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, ये याद रखिएगा। ये 4 लाइनर क्वेश्चन है कि अरस्तु ने जीवन को कितने भागों में बांटा है। अरस्तु ने जीवन को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में। कौन कौन, कौन कौन, तो पौष्टिक, पौष्टिक, संवेदनशील और बौद्धिक। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। अब आइए, अब आइए, अब देखिए ये जो अरस्तु था उसको ऐतिहासिक पद्धति का जनक भी कहते हैं। अरस्तु क्या क्या था, ऐतिहासिक पद्धति का जनक भी कहलाता है। और लगभग 158 159 देशों का अध्ययन किया था। तब जाके क्या करता है, अपना राज्य के बारे में बताता है कि राज्य क्या होना चाहिए, तो समुद्र के किनारे होना चाहिए, और इसके पास न जनसंख्या अधिक होनी चाहिए और न जनसंख्या कम होनी चाहिए। ठीक ना। अरस्तु ऐतिहासिक पद्धति का क्या कहलाता है, तो जनक कहलाता है। ऐतिहासिक पद्धति का जनक कहलाता है। और अरस्तु नामक जो व्यक्ति था वो क्या करता है, तो राज्य को सर्वोपरि मानता है। राज्य को सर्वोपरि मानता है। क्यों, क्योंकि वो कहता है
कि व्यक्ति का विकास राज्य में ही संभव है। व्यक्ति का विकास क्या है तो राज्य में ही संभव है। व्यक्ति का विकास क्या है, राज्य में संभव है। अगर राज्य नहीं रहेगा तो व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता है। फिर व्यक्ति का विकास क्यों होगा? जब राज्य नहीं है, राज्य की कल्पना किया ही नहीं जा सकता है, तो फिर व्यक्ति का कल्पना क्यों किया जाएगा? ये अरस्तु साहब का कहना है। अरस्तु क्या कहता कि राज्य पे अधिक बल देता है, स्टेट का होना बहुत ही जरूरी है, स्टेट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो स्टेट का होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। अगर स्टेट नहीं रहता है तो फिर जनसंख्या का कोई मतलब ही नहीं रहता है। स्टेट नहीं रहता है तो फिर क्या होगा, जनसंख्या का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए अरस्तु क्या कहता कि स्टेट मतलब राज्य में ही क्या है, व्यक्ति का सर्वोपरि विकास हो सकता है। राज्य में ही व्यक्ति का विकास संभव है, राज्य के बाहर व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। तो ये क्या करता है, ये करता है कि राज्य पे अधिक बल देता है। अरस्तु क्या करता है तो राज्य पे अधिक बल देता है। अरस्तु क्या करता है तो राज्य पे अधिक बल देता है। लेकिन प्लेटो क्या किया था, आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा पद्धति को लाया। लेकिन ये भी शिक्षा पद्धति को लाया, लेकिन इसका कहना था कि व्यक्ति इसका आओ आ जाओ, अपना गाड़ी दिखा दो थोड़ा, यहाँ पे बाबू यहाँ आओ, आ जाओ। अच्छा वेटिंग लगा दें, आओ यहाँ पे आओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ सब सब देखेगा, दिखा दो अपना गाड़ी दिखा दो। हाँ ये देखिए, वाह क्या गाड़ी है, दिखा दो पूरा बढ़िया से। हाँ रोबोट है। क्या नाम हुआ आपका, नाम क्या हुआ ये बताइए। अच्छा अरे बंदूक भी है इसमें। आपका नाम क्या हुआ ये बता दीजिए, सब लोग सुनना चाह रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ, आपका नाम क्या हुआ, वो नहीं टच कीजिए। आपका नाम क्या हुआ? हाँ काजल दमारी। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? काजल मैम नाम हुआ, इसका नाम काजल मैम हुआ, ठीक है। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? अच्छा ठीक है, जाइए क्लास लेते हैं अभी, जाइए वहाँ बैठ के गाड़ी चलाइए। हाँ यहाँ यहाँ नहीं लिखना है, जाइए। तो चलिए, ये छोटा डॉन है, ठीक है। चलिए जाइए बाबू। तो देखिए हम कहाँ बात कर रहे थे, तो अरस्तु का आदर्श राज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक ना। रुको तो 1 मिनट, अरस्तु का आदर्श राज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तो ये हम क्या कर रहे थे कि ये जो अरस्तु का आदर्श राज है, ये अरस्तु का आदर्श राज है। अरस्तु का जो आदर्श राज है वो क्या है, समुद्र के किनारे होना चाहिए, जनसंख्या ना कम की बात करता ना अधिक की बात करता है, कहता है कि संतुलन में होना चाहिए। अगर जनसंख्या अधिक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे देश का स्थिति देख रहे हैं कि कितना जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन जनसंख्या कम भी हो जाएगा तो उसमें भी क्या है, हानि है। ज्यादा हो गया उसमें भी हानि है। तो अरस्तु क्या क्या, अरस्तु समन्वय का बात करता है। अरस्तु नामक जो विद्वान थे, अरस्तु नामक जो विचारक थे, वो क्या करता है, संतुलन की बात करता है ना, वो संतुलन की बात करता है। बाबू खराब हो जाएगा, रुक। तो अरस्तु जो था वो क्या करता, तो संतुलन की बात करता। अरस्तु क्या करता है तो, अरस्तु क्या कहता है, अरस्तु क्या किया तो संतुलन की बात किया। रुको 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 रुको, अरस्तु क्या करता तो संतुलन की बात करता। अरस्तु क्या करता है, अरस्तु क्या करता है तो संतुलन की बात करता है, बैलेंस, बैल ओहो, अरस्तु क्या करता तो बैलेंस की बात करता है कि जनसंख्या का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जनसंख्या का क्या होना चाहिए तो बैलेंस होना चाहिए। जनसंख्या का क्या होना चाहिए तो बैलेंस होना चाहिए। अब देखिए, ये जो अरस्तु है, जनसंख्या का क्या होना चाहिए तो बैलेंस होना चाहिए। अरस्तु कहता है कि राज्य में जनसंख्या ना अधिक होना चाहिए और ना कम होना चाहिए,
राज्य में जनसंख्या क्या होना चाहिए, ना अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, संतुलन की बात करता है। और क्या करता है कि जो हमारा जो स्टेट है, हमारा जो आइडियल स्टेट है, वो क्या होना चाहिए, तो समुद्र के किनारे होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, समुद्र के किनारे होना चाहिए, विकट ताकि विपद की परिस्थिति में ताकि विपद की परिस्थिति में क्या है, अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे तो वो सबसे पहले क्या है, समुद्र को पार करके समुद्र को पार करके क्या होना चाहिए, आना चाहिए। भारी हो गया तुम। अब नहीं लिखो वहां पे, अब पढ़ाने दो, नहीं तो फिर हम गुस्सा हो जाएंगे। अब जाइए आप खेलिए, फिर मैं आपको बुला के फिर यहाँ पे फूल बनवाता हूँ। अब बना दीजिए, आपको आता है फूल बनाने, बनाइए तो। हाँ, ये देखिए ये काजल मैम का फूल बन गया। अब जाइए आप लोग, जाओ। ये एफ लिख दिए आप। हाँ। अब देखिए, ये संतुलन की बात करता है, किसकी बात करता है, तो ये संतुलन की बात करता है। ठीक है, इसकी बात करता है, तो ये संतुलन की बात करता है। कहता है कि जनसंख्या कम नहीं होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए, जनसंख्या संतुलन होना चाहिए। ठीक है, ये माध्यम की बात करता है, संतुलन होना चाहिए, ना कम ना अधिक, कम ना कम ना अधिक होना चाहिए, जनसंख्या क्या होना चाहिए, तो संतुलन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए और क्या करता है, ये जो हमारा जो आइडियल स्टेट है, हमारा जो आइडियल स्टेट है, ये समुद्र के किनारे होना चाहिए, समुद्र के किनारे होना चाहिए, समुद्र के किनारे होना चाहिए। चीज़ें क्लियर है, समुद्र के किनारे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्योंकि समुद्र के किनारे होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई दुश्मन अटैक करता है, अगर कोई दुश्मन अगर कोई दुश्मन अटैक करता है, उसको सबसे पहले हमारा समुद्र को क्या करना पड़ेगा, तो पार करना पड़ेगा। हमारा समुद्र को क्या करना पड़ेगा, तो पार करना पड़ेगा। हमारा समुद्र को क्या करना पड़ेगा, तो पार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, हमारा राज्य में प्रवेश करेगा। तब तक क्या होगा, तब तक हम क्या होंगे, अलर्ट हो जाएंगे। हम उसका अच्छे से सामना कर सकते हैं, अलर्ट होने के बाद, सावधान होने के बाद, क्योंकि हमको समय मिल जाएगा ना अलर्ट होने के लिए। तो अरस्तु इसका बात करता है कि राज को ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि प्लेटो और अरस्तु किस पे बल देता है, तो चाहिए पे बल देता है, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा है नहीं, ऐसा होना चाहिए। ताकि क्या होगा, एक सर्वोपरि एक अच्छे राज का, अच्छे समाज का निर्माण हो सके, अच्छा देश का निर्माण हो सके। चीजें क्लियर हैं, अब चीजें स्पष्ट है। अब देखिए और क्या क्या था, व्यक्ति को नैतिक बान होना चाहिए, व्यक्ति को व्यक्ति को नैतिक बताता है, व्यक्ति को क्या करता है, तो नैतिक बताता है, व्यक्ति को क्या करता है, नैतिक बताता है। कहता है कि हमारा जो राज्य होगा उसमें निवास करने वाले जो लोग होंगे वो क्या होंगे, नैतिक बान होंगे। वो क्या होंगे, तो नैतिक बान होंगे। जिससे क्या होगा, जिससे बेहतर समाज का निर्माण होगा, जिससे क्या होगा, तो बेहतर समाज का क्या होगा, निर्माण हो सकता है। लेकिन प्लेटो क्या कहता, अच्छे राज्य की स्थापना के लिए वो एजुकेशन सिस्टम को लाता है। वो क्या किया था, तो एजुकेशन सिस्टम को लाया था। वो क्या किया था, तो एजुकेशन सिस्टम को लाया था। लेकिन अरस्तु जो था वो भी एजुकेशन सिस्टम को लाता है, लेकिन ये मध्यम का रास्ता अपनाता है। ये कहता है कि व्यक्ति ना अधिक पढ़ा लिखा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, व्यक्ति को क्या होना चाहिए, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, व्यक्ति संतुलन में होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, ना कम पढ़ा लिखा होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, व्यक्ति संतुलन में होना चाहिए। ताकि वो क्या हो सके, ताकि वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, एक अच्छे देश का निर्माण कर सके। लेकिन प्लेटो कहता है कि नहीं, जब तक व्यक्ति 50 वर्ष की आयु तक एजुकेशन ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक वो विवेकशील राजा, दार्शनिक राजा बन ही नहीं सकता है। लेकिन अरस्तु वैसी बात नहीं करता है। अरस्तु कहता है कि ना अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अरस्तु कहता है कि ना अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, संतुलन बना के रखना चाहिए। व्यक्ति को कहता है कि संतुलन बना के रखिए, मध्यम मार्ग अपनाइए। गौतम बुद्ध भी मध्यम मार्ग अपनाए थे ना। इसीलिए
अरस्तु भी क्या था, मध्यम मार्ग को अपनाता था। लेकिन शीर्ष किसका था, प्लेटो का। और जिस प्रकार एकेडमी का स्थापना करता है प्लेटो 386 में, उसी प्रकार अरस्तु भी क्या करता है, लिसियस नामक स्कूल का स्थापना करता है। कब, 322 ईसा पूर्व में लगभग, देख लीजिएगा आप लोग। तो लिसियस नामक स्कूल का क्या करता है, स्थापना करता है। और उस समय के जितने भी बच्चे थे वो क्या करते थे, लिसियस नामक स्कूल में क्या करते थे, एजुकेशन सिस्टम ये वहाँ का जो पढ़ाई था उसमें प्रवेश करके वो शिक्षा ग्रहण करते थे लिसियस नामक स्कूल में। तो आखिर ये कहीं ना कहीं तो प्लेटो से प्रभावित होकर ये काम कर रहा है ना। आखिर कहीं ना कहीं प्लेटो से क्या हुआ, प्रभावित होकर अरस्तु काम कर रहे हैं। अब देखिए प्लेटो साहब कहते हैं, अब मान के चलिए कि ये जो जनसंख्या की बात करते हैं 50-40 की जनसंख्या का बात किया, 0 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण की बात करता है, ये तो कहीं ना कहीं तो शुरू नहीं करता है भाई। अगर 50 वर्ष की आयु तक कोई विद्यार्थी, कोई लड़का एजुकेशन ग्रहण करेगा तो फिर उसका दिनचर्या क्या होगा भाई, फिर उसका जीवन शैली क्या होगा, आप लोग बताइए। तो क्या वो कभी बाप बन पाएगा, बताइए, क्या वो कभी बाप बन पाएगा। और क्या करता है प्लेटो, क्या करता है, संपत्ति को त्याग करता है। प्लेटो कहता है कि संपत्ति नामक कोई चीज होना ही नहीं चाहिए। प्लेटो कहता है कि संपत्ति नामक कोई चीज नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर संपत्ति नामक कोई चीज होगा तो फिर दार्शनिक राजा पैदा ही नहीं होगा। इसीलिए दार्शनिक राजा को संपत्ति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, न संपत्ति से मतलब होना चाहिए, न परिवार से मतलब होना चाहिए, न संपत्ति से मतलब होना चाहिए, न परिवार से मतलब होना चाहिए। अब आप बताइए कि अगर दार्शनिक राजा को संपत्ति से मतलब हो जाएगा तो क्या वो विवेकशील राजा, दार्शनिक राजा एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो अपने परिवार को लेके संपत्ति को हड़पने में लगा रहेगा, अपने परिवार को लेकर संपत्ति को क्या करेगा, तो हड़पने में लगा हुआ रहेगा। इसीलिए प्लेटो क्या करता है, संपत्ति को त्यागने की बात करता है। प्लेटो क्या करता है, तो संपत्ति को त्यागने की बात करता है। अब देखिए प्लेटो क्या कहता, प्लेटो जो है, प्लेटो क्या कहता, संपत्ति को त्यागने की बात करता है। संपत्ति को त्यागने की बात करता है प्लेटो, क्या कहता है, संपत्ति को त्यागने की बात करता है। प्लेटो क्या कहता है, तो संपत्ति को त्यागने की बात करता है। चीजें क्लियर है। प्लेटो क्या कहता है, तो संपत्ति को त्यागने की बात करता है। प्लेटो क्या कहता है, संपत्ति को त्यागने की बात करता है। और क्या कहता है कि महिलाएं को त्यागने की बात करता है। ये खराब है, ये खराब है बाबू, नहीं नहीं ये खराब है, स्केच आ जाएगा, स्केच आ जाएगा, ये छोड़ो, ये खराब है, जाओ तुम। तो प्लेटो क्या करता है, तो त्यागने की बात करता है। प्लेटो क्या करता है, संपत्ति को त्याग दो, संपत्ति को त्याग दो, महिलाएं को त्याग दो। दार्शनिक राजा के पास अगर महिलाएं होंगी, दार्शनिक राजा के पास अगर महिलाएं होंगी तो वो एक आदर्श राज की कल्पना नहीं कर सकता है। दार्शनिक राजा के पास अगर महिलाएं होती हैं, दार्शनिक राजा के पास अगर महिलाएं होंगी, अगर अगर महिला होगा तो फिर क्या होगा, एक आदर्श राज की स्थापना नहीं कर सकता। ये कौन कहता है, प्लेटो, ये प्लेटो साहब कहते हैं। ये कौन कहता है, तो प्लेटो कहता है। कौन कहता है, ये प्लेटो कहता है, समझे बात को। लेकिन अरस्तु क्या कहता है, इसका विरोध करता है। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बीतता गया, अरस्तु का समय आया। अब मान के चलिए कि हम पढ़ा रहे हैं, आने वाला मेरा जो जनरेशन होगा वो क्या करेगा, मेरा बात को कटाक्ष करेगा, बोलेगा कि नहीं सर ये गलत पढ़ाए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी के समय में ऐसा हो रहा है। तो अपने अपने समय की बात है। मेरा जो आने वाला जनरेशन होगा वो क्या है कि नहीं मेरे पिताजी ऐसा काम किए तो ये गलत है, ये काम ऐसा होना चाहिए। तो अपने अपने समय का बात है ना भाई। तो अरस्तु भी क्या कहता, प्लेटो भी क्या कहता, अपने अपने समय का बात कर रहा था। अब चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो महिलाएं हैं उसको क्या करता है, त्यागने की बात करता है, कौन, प्लेटो। लेकिन अरस्तु कहता है कि नहीं, महिलाएं का होना बहुत ही जरूरी है, अगर महिलाएं नहीं होगी तो एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण होगा नहीं, एक अच्छे शासक बन ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि अच्छे शासक किस लिए बनेंगे, आखिर उसको भी तो एक महिला के साथ में जो संभोग होती है होना जरूरी है। अगर कोई राजा बनता है तो उसको भी सुख सुविधाएं चाहिए, आखिर उसको भी तो लगता है कि नहीं भाई मेरा परिवार है, हम भी
अपना ड्यूटी करके जा रहे हैं घर, घर में क्या मेरा परिवार है। आखिर हम कमा किसके रहे हैं, राजा किसके लिए बने हैं, अपने परिवार के लिए, अपने जनता के लिए। तो मेरा भी तो कुछ इनकम होना चाहिए। तो अरस्तु इसका बात करता है, लेकिन प्लेटो क्या करता है, सीधे काट कर देता है। प्लेटो कहता नहीं, ना संपत्ति होगा, न महिलाएं होंगी। अगर ये दोनों होगा तो दार्शनिक राजा, विवेकशील राजा बन ही नहीं सकता है। समझे बात को, न दार्शनिक राजा का निर्माण होगा, न विवेकशील राजा का निर्माण होगा। तो अरस्तु कहता है कि आप जो महाराज, आप जो ये 0 से लेकर 50 वर्ष के एजुकेशन लाए हैं, क्या ये सही है? ये भी तो गलत है, ये भी तो गलत है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कि 0 से लेके 0 से 10 क्या होगा, उसका शारीरिक विकास होगा। फिर 10 से 20 क्या होगा, प्रथम वर्ष की प्रथम परीक्षा होगा। फिर 20 से 30 क्या होगा, सेकेंड एग्जाम होगा। फिर 30 से 35 थर्ड एग्जाम होगा। फिर 35 से 50 क्या, 15 साल की भ्रमण करवाया जाएगा दार्शनिक राजा को, कि दार्शनिक राजा का क्या क्या गुण होना चाहिए। तो आखिर भाई ये इतना करेगा कौन? अगर वो इतना करेगा तो क्या एक आदर्श राज की स्थापना किया जा सकता है? ऐसा कभी संभव होगा ही नहीं। आखिर राजा जो बना है, आखिर उसका भी तो शरीर है, आखिर उसका भी तो शरीर है। मान के चलिए कि कोई राजा, कोई व्यक्ति दिन भर काम कर रहा है, आखिर उसका भी तो परिवार होना चाहिए। आखिर वो किसके लिए राजा बना है? अपने परिवार के लिए भी। अगर अपने परिवार को सुख सुविधा नहीं दे रहा है तो वो फिर राजा किस काम का है भाई? अपने परिवार का कोई सुख सुविधा दे ही नहीं रहा है, अपने बच्चों को कोई सुख सुविधा नहीं दे पा रहा है, तो फिर वो राजा किस काम का है? अभी एक जिला में क्या होता है, कोई व्यक्ति डीएम बन जाता है। अरे डीएम छोड़िए ना, कोई बिहार पुलिस बन जाता है, वो क्या करता है, अधिक से अधिक लूटना शुरू कर देते हैं। क्यों? ट्रैफिक के कारण। ट्रैफिक पुलिस जो होता है या बिहार पुलिस जो होती है, वो क्या करते हैं, वसूलना शुरू कर देते हैं पैसे, बालू ट्रक से। बोलेगा ओवरलोडिंग है। आखिर वो कमा किसके रहा, अपने परिवार के लिए है ना, बच्चे के लिए है ना। जब ये मामूली से सिपाही, जब मामूली सा सिपाही अपने बच्चे पे ध्यान दे रहा है, अपनी पत्नी पे ध्यान दे रहा है, तो क्या एक दार्शनिक राजा ध्यान नहीं दे सकता है? क्या एक दार्शनिक राजा ध्यान नहीं दे सकता है? ये कहाँ गलत है भाई, ये कहाँ गलत है? तो अरस्तु क्या करता है, प्लेटो की बात को क्या करता है, काट देता है। बोलता है कि नहीं, प्लेटो यहाँ पे गलत है, भले वो हमारे गुरु जी हैं लेकिन वो गलत है। समझे? तो प्लेटो क्या करता है, वो अपने समय की बात करता है, वो कल्पनावादी विचारक है, वो चाहिए पे बल देता है। लेकिन अरस्तु जो है वो संतुलन पे बल देता है। अरस्तु नामक जो विचारक थे वो क्या कहते हैं, तो संतुलन पे बल देते हैं और कहता है कि व्यक्ति को न अधिक गुणवान होना चाहिए, न अधिक कम होना चाहिए। व्यक्ति को क्या होना चाहिए, संतुलन, यानी मध्यम मार्ग की स्थापना करता है, मध्यम मार्ग को अपनाता है। अरस्तु क्या करता है, तो मध्यम मार्ग को अपनाता है। क्या करता है, तो मध्यम मार्ग को अपनाता है, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग को क्या करता है, तो अपनाता है। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़े। कितना टाइम हो गया? टाइम तो अच्छा हो, 5:24 हो गया। अरस्तु की अध्ययन पद्धति को स्वदेशात्मक पद्धति कहते हैं। अरस्तु की अध्ययन पद्धति को, अरस्तु के अध्ययन पद्धति को स्वदेशात्मक पद्धति कहते हैं। कहने का मतलब हुआ स्वदेशात्मक, स्वदेशात्मक पद्धति कहते हैं। अरस्तु के अध्ययन पद्धति को स्वदेशात्मक पद्धति कहते हैं। कहने का मतलब क्या, वही हम जो बताए थे कि बीज बोने से पहले पौधे की कल्पना करना, प्यार होने से पहले उस लड़की की कल्पना करना। तो इसी पद्धति को क्या कहते हैं, स्वदेशात्मक पद्धति पे बल देता है। कौन? अरस्तु। आगमनात्मक पद्धति पे क्या कहता है, बल देता है अरस्तु। लेकिन प्लेटो साहब जो थे वो किस पे बल देता है, तो निगमनात्मक पद्धति पे। वो कहता है कि नहीं, समान से विशिष्ट की ओर जाएगा। पहले क्या होगा, पहले व्यक्ति आएगा, फिर राज्य का विकास होगा। लेकिन अरस्तु नामक जो व्यक्ति थे, अरस्तु नामक जो विचारक थे, वो कहते कि नहीं, पहले राज्य जाएगा, पहले राज्य का कल्पना किया जाएगा, उसके बाद व्यक्ति आएगा, और राज्य में ही क्या है, व्यक्ति का निर्माण होगा। राज्य में ही
व्यक्ति का कल्याणकारी का निर्माण होगा, कल्याण की बात किया जाएगा। तो अरस्तु साहब पहले क्या कहते हैं, राज के बारे में बताते हैं, कहता कि नहीं, व्यक्ति से पूर्वगामी क्या है, राज है, यानी व्यक्ति से पहले क्या है, राज आया। लेकिन अरस्तु ये प्लेटो साहब क्या कहते हैं कि व्यक्ति का बृहद रूप क्या है, व्यक्ति का बृहद रूप क्या है, राज्य है। चीजें समझ में आ रहा है, ये लिख देते हैं, नहीं ये थोड़ा मिटा देते हैं इसी में। अब देखिए, अब देखिए, इसका एक प्रमुख कथन था, किसका, अरस्तु का। ये कहता है कि राज्य, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, राज्य व्यक्ति का, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू, ये याद रखिएगा। लेकिन लेकिन प्लेटो क्या कहता है, लेकिन प्लेटो क्या कहता है, लेकिन प्लेटो क्या कहता है, कहता है कि व्यक्ति का बृहद रूप क्या है, राज्य है। व्यक्ति का, व्यक्ति का बृहद रूप, व्यक्ति का बृहद रूप राज्य है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप लोग दिमाग में रखिएगा कि व्यक्ति का पूर्वगामी कौन कहता है, राज का, राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, मतलब राज्य पहले आया, मतलब क्या है, तो राज्य पहले आया, किससे, तो व्यक्ति से पहले आया कौन, राज्य। तो राज्य पे अधिक बल कौन दे रहा है, अरस्तु। लेकिन जो प्लेटो नामक जो विचारक थे वो क्या कहते हैं, जो प्लेटो नामक जो विचारक थे वो कहते हैं कि नहीं, व्यक्ति का बड़ा रूप ही क्या है, राज्य है, व्यक्ति का बड़ा रूप ही क्या है, राज्य है। ये दोनों याद रखिएगा, व्यक्ति का बड़ा रूप ही क्या है, राज्य है। और अरस्तु जो था वो किसकी स्थापना किया था, लिसियस, किसकी स्थापना किया था, तो लिसियस का, ठीक ना। कब किया था, 322 में, 322 में। क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा कि अरस्तु ने किसकी स्थापना किया था, लिसियस। अरस्तु का पुस्तक का नाम क्या था, पॉलिटिक्स। अरस्तु का क्या नाम था, तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़े, अब देखिए एक चीज आप लोग को मैं सुना देना चाहता हूँ। एक लड़का भेजा है, बोला था कि सर थोड़ा बोल दीजिएगा लाइव क्लास में, तो चलिए हम बोल देते हैं। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलिए आप लोग भी सुनिएगा। कहता है कि सूख जाए ये रोज डे, सूख जाए ये रोज डे, भार में जाए परपोज डे, कीड़े पड़े चॉकलेट डे में, कीड़े पड़े चॉकलेट डे में, फूट जाए टेडी डे, टूट जाए प्रोमिस डे, क्या करूं इस हक डे का, किस बात का किस डे, जब गर्लफ्रेंड ही नहीं हमारी, तो आग लगे वैलेंटाइन डे को। चलिए, मज़ा लगा, मज़ा लगा सुनने में। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, क्या यहीं तक छोड़ दें या आगे करें। इसी पे एक और लाइन है, बहुत ही अच्छा लाइन है कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तू खुद को बना काबिल इस कदर की, तू खुद को बना काबिल इस कदर की, लोग तमन्ना करे तुम्हें पाने की। चलिए, चलिए आइए अब ध्यान दीजिए, बहुत हो गया। अब बात करते हैं अरस्तु के प्रमुख सिद्धांत, बात करते हैं अरस्तु के प्रमुख सिद्धांत, अरस्तु का प्रमुख सिद्धांत, इसका तो अरस्तु का प्रमुख सिद्धांत।
अरस्तु का प्रमुख। छोड़ देते हैं क्या? कल पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये अब कल हम स्टार्ट करेंगे अरस्तु का प्रमुख सिद्धांत, ये कल स्टार्ट करते हैं। और कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए ऐसा ही। और आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिए, कमेंट में जरूर लिखिए कि क्लास कैसा लगा, चीज़ें आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप लोग बताइए कि समझ में नहीं आ रहा है, तो हम और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आप सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार।